हेलो गाइज, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपके लिए साइंस की नेक्स्ट क्लास डिस्कस करने वाला हूँ। आज मैं आपके लिए साइंस के मिसलेनियस क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। आज मैं आपको साइंस के मिसलेनियस क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूँ। मिसलेनियस में केमिस्ट्री भी रहेगा, फिजिक्स भी रहेगा और बायोलॉजी भी रहेगा। तीनों प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे इस क्लास में। तो ये एनवीएस लेबोरेटरी अटेंडेंट एग्जाम और जितने भी लेबोरेटरी एग्जाम हैं और बाकी जो अनदर एग्जाम है उनके लिए स्पेशल क्लासेस रहेगी। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एग्जाम में रिपीट हुए हैं और आते रहते हैं, हमेशा आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ए कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म एन इमेज विच इज। एक ऐसा लेंस बताना है, एक कनकेव लेंस है जो आप जानते हो। कनकेव लेंस के बारे में सबने पढ़ा है। अवतल लेंस की बात कर रहा हूँ मैं। अवतल लेंस की स्ट्रक्चर ऐसे बनती है, आपने सबने देखा भी होगा, 10th क्लास में पढ़ा भी होगा कि कनकेव लेंस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऐसी होती है। जिस हिसाब से मैंने बना रखी है। तो कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म एन इमेज विच इज। अवतल लेंस हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है। तो मैं आपको बता दूं, अवतल लेंस की जो पावर होगी वो नेगेटिव होगी। अवतल लेंस की पावर होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। और अवतल लेंस की स्ट्रक्चर आपको अभी बना के दिखा दिए कि अवतल लेंस की स्ट्रक्चर ये रहेगी। ऐसी चित्र होगा अवतल लेंस का। और जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस का चित्र ऐसे बनता है, उत्तल लेंस का चित्र ऐसे बनता है, ऐसे। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, अवतल लेंस है उसकी पावर क्या है, नेगेटिव है। और उत्तल लेंस की जो पावर है वो क्या है, पॉजिटिव है। आपको समझ में आ गया होगा। अब ये बात क्या कह रहा है, अब ये क्वेश्चन ये बता रहा है कि एक ऐसा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो इसका राइट आंसर आएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है अवतल लेंस हमेशा। अब मैं इस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करता हूं। आपको मैं बता दूं कि जितने भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं उन क्वेश्चंस की आपको मैं डिटेल बता रहा हूं। डिटेल बताई जाएगी, आपको किसी प्रकार के हेडेक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान से देखिए, जो वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है अवतल लेंस। अब अवतल लेंस की पावर मैंने आपको बताई नेगेटिव और उत्तल लेंस की पावर बताई पॉजिटिव। जो दूर जैसे आपने सुना होगा, जिसको नेगेटिव नंबर का चश्मा होता है, नेगेटिव नंबर का स्पेक्स होता है, उसके आंखों में, उसके लेंस के अंदर, उसकी जो स्पेक्स के अंदर, उसके चश्मे में अवतल लेंस होता है। नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव नंबर का जो चश्मा है वो दूर की वस्तुएं देखने के लिए यूज किया जाता है। जिस व्यक्ति को दूर का दिखाई नहीं देता उसकी चश्मे में अवतल लेंस लगता है। और जिसको पास का दिखाई नहीं देता उसके चश्मे में उत्तल लेंस लगता है। आपको समझ में आ गया। अवतल को अंग्रेजी में कनकेव कहते हैं और उत्तल को कन्वेक्स लेंस कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, ये आप कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, उत्तल लेंस है, इसको कन्वेक्स लेंस कहते हैं। और ये जो पास की वस्तुएं दिखाई देती है वो उत्तल लेंस की वजह से दिखाई देती है। एग्जाम्पल जैसे माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। माइक्रोस्कोप सभी ने सुना है, माइक्रोस्कोप होता है सूक्ष्मदर्शी। माइक्रोस्कोप क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस होता है, अवतल या उत्तल लेंस। तो आपको इसका आंसर बताना है, उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। अवतल लेंस नहीं होता, कनकेव लेंस होता है, वो दूरबीन में होता है। और जो माइक्रोस्कोप होता है उसको, माइक्रोस्कोप को सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, उत्तल लेंस होता है। क्या काम होता है माइक्रोस्कोप का, ऐसे मतलब छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है, छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है। जो दूध में, दही में, दूध और दही में पाया जाने वाला जीवाणु होता है, लैक्टोबेसिलस जीवाणु, उसके उसका जो पता है वो माइक्रोस्कोप से लगता है, उस सूक्ष्मदर्शी से लगता है। तो इसका, मेरा कहने का मतलब यही है कि अवतल लेंस होता है ना वो दूर की वस्तुएं दिखाता है, और उत्तल लेंस होता है वो पास की वस्तुएं दिखाता है। जैसे कई बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, उनसे अखबार वगैरह नहीं पढ़ा जाता, न्यूज़पेपर वगैरह नहीं पढ़ा जाता, बुक्स नहीं पढ़ी जाती, या पास के काम नहीं होते, तो उनकी आंखों में जो, उनके चश्मे में जो लेंस लगता है वो कौन सा लेंस लगता है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस होता है पॉजिटिव पावर का चश्मा। पॉजिटिव पावर का जो चश्मा होता है उसमें उत्तल लेंस होता है। नेगेटिव पावर का चश्मा होता है उसमें अवतल लेंस होता है। क्लियर होगी बातें, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। और ये प्रतिबिंब कैसा बनाते हैं, अवतल लेंस हमेशा प्रतिबिंब बनाते हैं आभासी और सीधा। आभासी होता है जो वर्चुअल होता है, जो रियल नहीं होता। और इरेक्ट होता है सीधा, स्ट्रेट, स्ट्रेट की बात कर रही है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए विटामिन रिक्वायर्स कोबाल्ट फॉर इट्स एक्टिविटी। ऐसा विटामिन बताना है जो कोबाल्ट फॉर इट्स एक्टिविटी, ऐसा विटामिन जो कोबाल्ट के लिए स्पेशल है, वह विटामिन कौन सा है जो कोबाल्ट के लिए आवश्यक है। हमें कोबाल्ट, कोबाल्ट जो तत्व है, कोबाल्ट खनिज होता है, एक प्रकार से मिनरल्स होता है। मैं ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहा, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ। कोबाल्ट मिनरल्स होता है जो खाने पीने से मिलता है, जो फल फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, फ्रूट सब्जियां वगैरह खाते हैं, उनमें कोबाल्ट होता है। तो वह विटामिन बताना है आपको जिसमें कोबाल्ट के लिए आवश्यक है। वह कोबाल्ट कौन देगा आपको विटामिन,
विटामिन B12 देगा कोबाल्ट। कौन देगा? विटामिन बी के पार्ट होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, ऐसे विटामिन B12 होगा, विटामिन बी का एक हिस्सा होता है, उसमें क्या होता है, कोबाल्ट पाया जाता है। अब आप सोच रहे हो ये कोबाल्ट का काम क्या है, ध्यान से सुनिए। विटामिन B12 कोबाल्ट, विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट होता है, यह कैंसर रोग से बचाता है। किससे बचाता है? कैंसर रोग से बचाता है। विटामिन B12 के सोर्स वगैरह आप देख लेना आराम से। तो विटामिन B12 है वो क्या काम करता है? कैंसर रोगों से बचाता है। तो B12 सबसे अच्छा विटामिन हो गया, एक प्रकार से अच्छा विटामिन हो गया। तो कोबाल्ट वगैरह भी आपको लेना चाहिए डाइट वगैरह में। तो B12 के सोर्स वगैरह आप देख सकते हो, जनरली विटामिन बी के सोर्स, विटामिन का कंसेप्ट है उसमें देख सकते हो। विटामिन की क्लासेस देखनी है तो आपको प्ले लिस्ट में जाके क्लासेस देखनी पड़ेगी विटामिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको 3 ऑप्शन की डिटेल बता देता हूँ। विटामिन डी, अब मैं आपको हर क्वेश्चन की डिटेल इसलिए बता रहा हूं ताकि जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होते रहें, प्रीवियस क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होते रहें। और मैं आपको ये भी बता दूं, कई स्टूडेंट्स की क्यूरीज वगैरह हैं कि सर ये एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, आप एनवीएस लैब अटेंडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एनवीएस लैब अटेंडेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इनफ है, इतना बहुत ज़्यादा है। आपको लैब अटेंडेंट बनना है, ना कि लैब असिस्टेंट बनना है। लैब असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट दोनों में फ़र्क है। तो आपको लैब अटेंडेंट के लिए ये बहुत अच्छा कंटेंट है। आपको अब तक जितना कंटेंट करवाया गया है वो सब लैब अटेंडेंट के लिए, आप उन क्लासेस को बार बार देख सकते हो अगर आपको अच्छी एग्जाम की तैयारी करनी है। अगर आपको साइंस में 60+ नंबर लेके आने हैं तो इसका मतलब है कि आप उन क्लासेस को रिवाइज करो, उनको बार बार उन क्लासेस को देखोगे तब जाके वो कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब आप नया पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको एग्जाम में कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला, आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ये आपको मैं पहले बता देता हूँ। आपके पास 10 या 12 दिन है या मैक्सिमम 15 डे है, 14 डे है। मान लो आपके पास 2 वीक है, अभी आपके पास 2 वीक है, तो 2 वीक है तो आपको क्या करना है, आपको उन क्लासेस का रिवीजन करना है जो मैंने अभी तक जितनी क्लासेस करवा दी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी की अलग अलग क्लासेस करवाई है मैंने 10th बेस तक। और आपको मैंने कल क्लास 9th की जो क्लासेस कंप्लीट क्लासेस दी थी इसमें, तो कल क्लास जो 9th क्लास की जो क्लासेस थी कंप्लीट है वो मैंने आपको बता दी। अब उसी प्रकार 10th क्लास की भी आ जाएगी। तो इस हिसाब से आप तैयारी करो, ज़्यादा हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो कंटेंट करवाया जा रहा है उसी में से ही क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योरीज वगैरह को बाद में। विटामिन डी का क्या काम करता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? सूखा रोग। विटामिन के कंसेप्ट में पढ़ लेना आप ये चीज़ें। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है, रिकेट्स बोलते हैं। सी की कमी से सकरवी और ई की कमी से नपुंसकता। ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। अगर आपको पीडीएफ वगैरह की आवश्यकता है, आपकी क्यूरीज वगैरह है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे जाएं और वहाँ से आप ये पीडीएफ वगैरह ले सकते हो। वहाँ से करेक्ट गुरु चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ टीयर गैस इज, आंसू गैस के घटक कौन से हैं? आंसू गैस के घटक कौन से हैं? तो आपको इसका आंसर बताना है। आंसू गैस के घटक कौन से हैं? तो आंसू गैस कौन सी होती है जो पुलिस द्वारा यूज की जाती है? पुलिस क्या काम करती है? भीड़ वगैरह इकट्ठी हो जाती है कई जगह, तो पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ती है। तो वो आंसू गैस किससे बनी होती है? तो आपको बताना है। इथेन से बनी होती है, बिल्कुल गलत है। एथेनॉल से, बिल्कुल गलत है। तो क्लोरोपिकीन इसका आंसर आएगा। क्या आएगा? क्लोरोप्रीकीन इसका आंसर आएगा। किसका? आंसू गैस के घटक होते हैं क्लोरोप्रीकीन, उस ये आंसर आएगा क्लोरोप्रीकीन। मीथेन नहीं आएगा, ये नहीं आएंगे। तो क्लोरोप्रीकीन का फॉर्मूला आपको नीचे दे रखा है, आपको हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। CCl3NO2 फॉर्मूला ऑफ क्लोरोपिकीन, ये आप देख सकते हो। आपको मैं 3 ऑप्शन की डिटेल और बता देता हूं। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H4। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H4। एथेनॉल होता है, अल्कोहल होता है, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। C2H5OH। आपको एथेनॉल का फॉर्मूला भी पता चल गया। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। इस क्वेश्चन की डिटेल हो गई, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इतने अच्छे तरीके से मैं क्वेश्चन की डिटेल बता रहा हूँ। एन एटॉमिक क्लॉक इज बेस्ड ऑन ट्रांजिशन इज, एटॉमिक क्लॉक है, परमाणु घड़ी है, वो संस्करण में क्या काम आता है? परमाणु घड़ी में क्या होता है? कौन सा सेल होता है? किसका सेल होता है? ये बात कर रहे हैं कि जो परमाणु घड़ी होती है, एटॉमिक क्लॉक्स की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल क्लॉक की बात नहीं कर रहा, परमाणु घड़ी की बात कर रहा हूं। उसमें सोडियम का सेल होता है, सीजियम का होता है, मैग्नीशियम का होता है या एल्यूमिनियम का होता है? इसका राइट आंसर आएगा सीजियम का सेल होता है। किसका सेल होता है? सीजियम का। अब आपको सीजियम का सिंबल भी याद रखना है। सीजियम को किससे नोट करते हैं? CS से। सोडियम का बताओगे, सोडियम का किससे डिनोट करते हैं? Na से। और मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg। एल्यूमिनियम का आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है? एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या है? आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल्स इज मेड अप ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है?
को प्लाज्मा झिल्ली होती है यूकेरियोटिक कोशिका में। यूकेरियोटिक कोशिकाएं वो होती है जिसमें केंद्रक झिल्ली होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली होती है। और एक होती है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली नहीं होती। आपको कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में। यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली होती है और प्रोकैरियोटिक में नहीं होती। जिसके आगे प्रो लगा होता है उसमें प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती। तो ये बात ये नहीं कह रहा प्लाज्मा झिल्ली होती है नहीं होती, ये कह रहा किसकी बनी होती है। क्वेश्चन ये है कि किसकी बनी होती है, तो आपको आंसर बताना है। बहुत हाई लेवल क्वेश्चन है। फॉस्फोलिड। फॉस्फोलिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिड की। फॉस्फोलिड होता है जो फॉस्फोरस से बनता है। फॉस्फोरस एक एलिमेंट होता है, उससे बनता है। फॉस्फोरस का सिंबल होता है पी। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड द पावर प्लांट ऑफ सेल? पादप कोशिका का शक्ति घर किसे कहा जाता है? पादप कोशिका का शक्ति घर, पावर प्लांट ऑफ द सेल। जो पौधे की कोशिका होती है उसका जो पावर प्लांट, शक्ति घर, बिजली घर किसे कहा जाता है? आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत बार पढ़ा है आपने। कोशिका के चैप्टर में आप पढ़ सकते हो। सेल का कंप्लीट चैप्टर बनाया हुआ है इस चैनल के ऊपर। कोशिका का पूरा अध्ययन कर सकते हो आप। सेल की जो क्लासेज है वो आपको प्ले लिस्ट में जाके मिलेगी। चैनल की प्ले लिस्ट में जाओ और सेल का पूरा चैप्टर देखो आप। लाइसोसोम है, इनके बारे में बताता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैला कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मघाती थैला। क्या काम करता है? कोशिकाओं को पचाने का काम करता है। आत्मघाती थैला, सुसाइडल बैग। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। क्लियर होगी बातें? प्रोटीन को स्टोर करता है राइबोसोम। केंद्र का कोई रोल नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया आएगा आंसर इसका। क्लियर होगी बातें? माइटोकॉन्ड्रिया को लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? स्टेमिना। बोलते हैं ना तेरे अंदर कितना स्टेमिना है। स्टेमिना का मतलब होता है फुर्ती, काम करने की चुस्ती, एक्टिवनेस कितनी है बॉडी के अंदर। किसी भी पादप कोशिका में होती है और मानव कोशिका में, दोनों में होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर आएगा। क्लियर होगी बातें? नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर? ये ध्यान से सुनना भी क्वेश्चन, कई बच्चों की क्वेरीज वगैरह थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। केमिकल नेम ऑफ विनेगर, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। एसिड बेस और साल्ट के टॉपिक में आया हुआ क्वेश्चन है। आप एसिड बेस साल्ट की क्लासेस देख सकते हो। मैंने जितनी क्लासेस थी वो सब बना दी है। अब मैं आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों की। तो सिरके का रासायनिक नाम बताओ। सिरका क्या होता है? जो सॉस, टोमेटो सॉस, चिली सॉस वगैरह में यूज होता है। तो सिरका का रासायनिक नाम होता है एसिटिक एसिड। क्या होगा? एसिटिक एसिड इसका रासायनिक नाम आएगा। रीजन बताता हूँ, अब ध्यान से सुनिए। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। अब एक होता है फॉर्मिक एसिड, ये नीचे दे रखा है आपको। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH। उल्टा पुल्टा मत कर देना, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कई स्टूडेंट बोल रहे हैं सर इसका ये आएगा, इसका ये आएगा। अरे ज्यादा मुझे पता है, आपको नहीं पता। तो HCOOH है ना, वो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है। और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है वो CH3COOH का होता है। आप गलत मत पढ़ो। अगर आपको गलत पढ़ोगे तो गलत कर दोगे एग्जाम में, तो आपके एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे। आपको मैं बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वही है। मैं एनसीईआरटी करवा रहा हूँ। एनसीईआरटी में कभी भी कोई चीजें गलत नहीं होती। मैं लूसेंट वगैरह नहीं पढ़ के आया यहाँ पे। लूसेंट अरियंत नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, सिर्फ एनसीईआरटी करवा रहा हूँ। और जो एग्जाम पैटर्न बनता है वो एनसीईआरटी क्लासेज में से बनता है, एनसीईआरटी किताबों में से बनता है। एनसीईआरटी के अंदर जो चीज है वो ही सही है। तो आपको समझ में आ गया। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। CH3COOH एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला दोबारा बता देता हूं, HCOOH फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है। अब आप कंफ्यूज नहीं होना। अब आपको मैं दोबारा नाम बताता हूं। एसिटिक एसिड को एथेनोइक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? एथेनोइक अम्ल। क्लियर हो गया? और विटामिन सी का केमिकल नेम है ये। विटामिन सी का केमिकल नेम है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना। फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम है मैथेनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं? मैथेनोइक अम्ल। किस में होता है? चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, बिच्छू के डंक में फॉर्मिक एसिड मैथेनोइक अम्ल होता है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ऑप्शन क्लियर हो गए। अब लास्ट वाले दो ऑप्शन और बता देता हूँ। मेलिक अम्ल होता है सेब में। किस में होता है? सेब में। अम्ल, अक्षार, लवण और एसिड बेस साल्ट का चैप्टर पढ़ो, क्लास पढ़ो, उसमें जाके देखो आप इस चैप्टर को आसानी से। टार्ट्रिक एसिड होता है इमली, कच्चे आम और अंगूर में। किस में होता है? इमली, कच्चे आम और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल होता है। ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे एग्जाम में। एक क्वेश्चन था सिरके वाला, क्वेश्चन बना दिए 15। तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना, तब आपको ये चीजें कवर होगी। बार बार पढ़ते रहोगे तब ये चीजें आएगी। नया पढ़ने की कोशिश मत करो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एनर्जी रिलीज्ड? ऐसी प्रोसेस बतानी है जिसमें एनर्जी क्या होती है? रिलीज्ड होती है। वह प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा पैदा होती है। ऊर्जा किस में पैदा होती है? ध्यान से देखिए। एसएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है जिसमें ऊर्जा पैदा होती है। अब आप सोचो, रेस्पिरेशन है, प्रकाश संश्लेषण है, उपचयन है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। राइट आंसर आएगा रेस्पिरेशन। अब आप सोच रहे हैं रेस्पिरेशन क्या चीज है? श्वसन। क्या बोलते हैं इसको?
श्वसन, सांस लेना। क्या कहते हैं? सांस लोगे, जब आप बार बार सांस लोगे, गहरे गहरे सांस लोगे, ऊर्जा पैदा होगी ना। जो व्यक्ति योगा वगैरह करता है उसको तो पता है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? श्वसन करते हैं तब ऊर्जा पैदा होती है, और ऊर्जा पैदा होती है उसको बोलते हैं ऊष्मासेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? ऊष्मासेपी अभिक्रिया। ऊष्मासेपी अभिक्रिया को अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक होती है एक्सोथर्मिक, एक होती है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक ऊष्मासेपी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा पैदा होती है, और ऊष्माशोषी में एंडोथर्मिक जिसमें ऊष्मा अब्जॉर्ब होती है। क्लियर होगी बातें? अब रेस्पिरेशन किसका एग्जाम्पल है? ऊर्जा पैदा होती है। प्रकाश संश्लेषण का कोई रोल नहीं है। उपचयन क्या होता है? इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन बढ़ेगी, हाइड्रोजन घटेगी, क्या कहलाएगा? उपचयन कहलाएगा। जिसमें ऑक्सीजन क्या होगी? बढ़ेगी, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, और हाइड्रोजन कम होगी, उपचयन कहलाएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होता है। उपचयन और अपचयन दोनों होता है, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं। उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। इतने अच्छे तरीके से बता दिया। अगर आपको ये क्लास समझ में आ रही है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, करेक्ट गुरु चैनल। और जो बाकी जो एनी क्वेरीज वगैरह, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं आपकी क्वेरीज वगैरह, आपकी नई अपडेट्स के लिए। और करेक्ट गुरु चैनल को सब्सक्राइब शेयर लिंक कर लें, जो सब्सक्राइब शेयर वगैरह कर लें। और इसको और बाकी बताता हूँ आपको, अगर आपको कंप्यूटर पढ़ना है, एनसीईआरटी कवर करना है, तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाके उन क्लासेस को देख सकते हो। नॉइस इज मेजर्ड इन, नॉइस शोर किस में मापा जाता है? शोर या ध्वनि को किस में मापा जाता है? शोर या ध्वनि को किस में मापा जाता है? डेसिबल में। किस में मापा जाता है? डेसिबल के अंदर शोर या ध्वनि को मापा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे डेसिबल क्या चीज़ है? ध्यान से सुनिए। मैंने आपसे पूछा शोर या ध्वनि को किस में मापा जाता है? साउंड होती है, ध्वनि होती है, शोर होता है, उसको डेसिबल में मापा जाता है। वाट को किस में मापा जाता है? वाट, वाट किसकी यूनिट होती है? पावर की ऐसा यूनिट होती है। पावर होती है शक्ति। फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चन आ रहे हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन है। तो पावर की ऐसा यूनिट क्या होगी? पावर की ऐसा यूनिट होगी वाट। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पावर की ऐसा यूनिट क्या होगी? वाट। एक हॉर्स पावर, एक घोड़े की शक्ति कितनी होती है? 746 वाट। कितनी होती है? 746 वाट। क्लियर हो गया? दूसरा देखिए केल्विन। केल्विन किसकी यूनिट है? टेम्परेचर की एसआई यूनिट है, तापमान का एसआई मात्रक है केल्विन। कैलोरी किसकी यूनिट है? ऊर्जा की। किसकी यूनिट है? ऊर्जा। एनर्जी की एसआई, एनर्जी की यूनिट है कैलोरी, एसआई नहीं है, नॉर्मल यूनिट है। कैलोरी, ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या होगी? जूल होगी। ऊर्जा की एसआई यूनिट होगी जूल। क्लियर हो गया? और ये डेसिबल है, डेसिबल को डिनोट करते हैं डीबी से। किसे डिनोट करते हैं? डीबी से, डेसिबल की होगी। शोर या ध्वनि को डेसिबल में मापते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया? करेक्ट गुरु चैनल है हमारा, उसके ऊपर ये क्लासेस बताई जा रही है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दी बैट्स कैन फ्लाई इन दी डार्क बिकॉज, चमगादड़ अंधेरे में किसकी सहायता से उड़ सकता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2010। चमगादड़ अंधेरे में किसकी सहायता से उड़ सकता है? तो ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। दे कैन सी दी ऑब्जेक्ट इन डार्कनेस, अंधेरे में वो वस्तुओं को देख सकता है। गलत है, ये कोई लॉजिक ही नहीं है। दूसरा, दे हैव वीक लेग्स, इसकी कमजोर टांगे होती है। अटैक्ड बाई प्रेडेटर्स, इसलिए वो आसानी से क्या होता है, मतलब अंधेरे में उड़ सकता है। गलत है, टांगों का तो कोई रोल ही नहीं है। फ्लैशेज ऑफ लाइट, वह लाइट को पैदा करता है, जनरेट करता है। गलत है, ये भी कोई रोल नहीं है। मेन रोल क्या है? फोर्थ ऑप्शन है, दी जनरेट अल्ट्रासोनिक साउंड वेव। किसको पैदा करता है चमगादड़? अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होती है? प्रासर्वय तरंगे। क्या होती है? प्रासर्वय तरंगे। अल्ट्रासाउंड में जो यूज होती है, अल्ट्रासाउंड हॉस्पिटल में होता है, आप गए भी हुए, अल्ट्रासाउंड करवाया भी होगा, तो उसमें अल्ट्रासोनिक वेव होती है। कौन सी वेव होती है? अल्ट्रासोनिक वेव। हिंदी में बोलते हैं प्रासर्वय तरंगे। कौन सी तरंगे बोलते हैं? प्रासर्वय तरंगे। वो चमगादड़ पैदा करता है, जनरेट करता है, जिसकी सहायता से चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है। क्लियर होगी बातें? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉल्फिन पे भी इसी पे आधारित है। डॉल्फिन आप जानते हो, डॉल्फिन एक मछली है। डॉल्फिन है ना, वो चमगादड़ की तरह ही होती है। वो भी क्या काम करती है? अल्ट्रासोनिक वेव पैदा करती है। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज, जो विश्व विज्ञान में मानचित्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विज्ञान होती है, साइंस होती है, उसमें मानचित्र का अध्ययन क्या कहलाता है? ध्यान से सुनिए। रिमोट सेंसिंग कहलाता है। गलत है। कार्टोग्राफी बिल्कुल सही है। फोटो का मतलब लाइट होता है, ये तो गलत ही है। मैपिंग, मैप नहीं होता, मैपिंग वगैरह कोई साइंस नहीं होती, ये तो लोकल वर्ड है। तो राइट आंसर आएगा कार्टोग्राफी। क्या बोलेंगे? कार्टोग्राफी होती है, वो मानचित्र का अध्ययन होता है विज्ञान में। विज्ञान में जो मानचित्र, मैप वगैरह पढ़ी आपने सोशल साइंस वगैरह में, वो साइंस की एक ब्रांच है, उसको बोलते हैं कार्टोग्राफी। क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी। क्वेश्चन क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन।
आइसोटोप यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ऐसा आइसोटोप बताना है जिसका परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। ऐसा आइसोटोप बताओ जो एटॉमिक एनर्जी में काम आता है। एटॉमिक एनर्जी का मतलब है परमाणु बम बनाने में, परमाणु बम है, परमाणु बम बनाने में, एटम बम बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, कौन सा आइसोटोप होता है। अब आप सोच रहे होंगे, ध्यान से सुनिए, समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक क्या होता है, पहले तो ये बताइए समस्थानिक क्या होता है। आइसोटोप, आइसोटोप्स वह होते हैं जिसके परमाणु क्रमांक तो क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक होते हैं एटॉमिक नंबर नीचे वाले, ये तो होते हैं सेम, और परमाणु द्रव्यमान होता है एटॉमिक मास, अलग अलग होते हैं, उसको बोलते हैं समस्थानिक। तो आंसर क्या आएगा, यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, यूरेनियम 235 का यूज परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में यूरेनियम 235 का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि यह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन, फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। नाभिकीय विखंडन, विखंडन का मतलब होता है परमाणु के नाभिकों का टूटना। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे नाभिकीय विखंडन को, ध्यान से सुनिए, न्यूक्लियर फिजन। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर, FISSON, फिजन, न्यूक्लियर फिजन कहेंगे। नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है परमाणु के नाभिकों का टूटना। तो यूरेनियम जब टूटता है तब एटम बम का निर्माण होता है, और वो कौन सी एनर्जी होती है, एटॉमिक एनर्जी। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर, जो इक्वेटर होते हैं, जितने भी इक्वेटर्स होते हैं, मतलब कोई भी अर्थ होगी उसकी जगह हो गई वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताता हूं, चलो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिनोट करते हैं जी से, और जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी की वैल्यू होती है। जी का मान होता है ना वो बढ़ता घटता रहता है। जब आप पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाओगे, पृथ्वी होगी ये, मान लो पृथ्वी है, ऊपर की तरफ जाओगे तो क्या होगा, जी का मान घटेगा। तो ये बात ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन किसके बारे में बात कर रहा है, ये लेस देन हो जाएगा पोल्स पे, गलत है, पोल्स पे लेस देन नहीं होता। ग्रेटर देन हो जाएगा पोल्स पे, ये भी गलत है, तुक्के मार रहा है। इज इक्वल टू दैट एट द पोल्स, ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा पोल्स पे। ये तीनों क्वेश्चन ही बकवास है, ये ऊपर वाले तीनों ऑप्शन है ना, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो अच्छा है, ऑप्शन है ना वो बकवास है तीनों वाले। देखिए ध्यान से, लेस देन हो जाएगा पोल पे, ग्रेटर देन हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, गलत है बिल्कुल। क्या होगा, ध्यान से सुनो, ये बातें किसकी कर रहा है, क्वेश्चंस को गलत बनाने के लिए क्यों कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए इसको। इज लेस देन दैट एट द पोल्स, इज ग्रेटर देन एट दैट दी पोल्स, इज इक्वल टू दैट दी पोल्स। अगर ये तीनों ही गलत होगी फिर तो आंसर क्या आएगा, एक तो सही होगा ना। अब इसमें कॉमन सेंस दौड़ाइए ध्यान से। इज लेस देन दैट एट दी पोल्स, ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर क्या आएगा, इज लेस देन एट दैट दी पोल्स। ये मैंने आपको जानबूझ के कहा है कि ये तीनों ऑप्शन गलत है ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो। इसी प्रकार एग्जाम में माइंड डाइवर्ट होगा और आप डी ऑप्शन करके आ जाओगे, तो आपको डी ऑप्शन नहीं करना बिल्कुल भी। इसलिए मैंने आपको जानबूझ कर ये कहा है कि ये तीनों जो ऑप्शन है वो गलत है, ताकि आप फोर्थ ऑप्शन क्लिक कर दो। बट आंसर इसका क्या आएगा, इज लेस देन एट दी पोल्स। अब ध्यान से सुनो, इक्वेटर पे बात कर रहा है ये, पोल्स पे क्या हो जाएगी, जी की वैल्यू कम हो जाएगी, ज्यादा तो नहीं होगी। अब मैंने आपको क्या बोला था, ध्यान से सुनिए, पोल कितने होते हैं, दो पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ज्योग्राफी का थोड़ा सा ये भूगोल आएगा इसमें अंदर, ध्यान से सुनो, ये अर्थ हो गई। अगर आप जी की वैल्यू ऊपर जाओगे, ऊपर मतलब अंतरिक्ष में जाओगे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, वायुमंडलीय दाब घटेगा। वायुमंडलीय दाब घटेगा तो जी का मान भी क्या होगा, घटेगा। जी का मान भी क्या होगा, घटेगा। जी का मान घटेगा तो लेस देन हो जाएगा पोल्स पे, सही है, ग्रेटर देन तो नहीं होगा, ज्यादा थोड़ी हो जाएगी, जी का मान ऊपर जाके ज्यादा थोड़ी होता है, इक्वल भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, लेस देन एट दी पोल्स, इसका आंसर आएगा। क्लियर होगी बातें। पोल्स कितनी होते हैं, दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जहां पर 6 महीने रात और 6 महीने क्या होता है, दिन होता है। 6 महीने रात और 6 महीने क्या होता है, दिन होता है। 6 महीने सूर्योदय नहीं होता और 6 महीने सूर्यास्त नहीं होता, ऐसे ही बोलेंगे ना इसको, इसी हिसाब से। क्लियर होगी बातें। तो आंसर आ गया ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर आ गया। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई रोल नहीं है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वगैरह ये बकवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियॉन्स, बहुत आसान क्वेश्चन है। जो इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा उसका आंसर का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो इस क्वेश्चन का आंसर बता देगा वो आप अपने आप को मतलब ये सोच लेना कि हाँ उसको आता है, बहुत कुछ आता है। जो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे देगा। ये कह रहा है नाभिक का हिस्सा कौन नहीं है, नाभिक किसकी बात कर रहा है, परमाणु के नाभिक की। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं कि परमाणु के नाभिक का हिस्सा कौन सा नहीं है। प्रोटॉन नहीं है, न्यूट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, पॉजिट्रॉन नहीं है। तो आंसर आपको बता देना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लेड पेंसिल,
लेड पेंसिल में क्या प्रयोग होता है, लेड पेंसिल में क्या यूज होता है, लेड पेंसिल जानते हो क्या प्रयोग होता है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं और यही आते रहते हैं और यही रिपीट होते रहते हैं। आपको कोई अलग प्रकार का क्वेश्चन नहीं मिलेगा एग्जाम में। कोई एग्जामिनर कोई अपने घर से थोड़ी बना के लाता है एग्जाम, आपको बुक्स में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एनसीईआरटी मैंने करवा दिया तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। लेड पेंसिल में प्रयोग होता है ग्रेफाइट। क्या प्रयोग होता है, ग्रेफाइट। ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। लेड पेंसिल किसका बना होता है, ग्रेफाइट का। अब आप सोच रहे हैं ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रोप है, कार्बन का अपर रूप है ग्रेफाइट। कार्बन का क्या है, अपर रूप है। कार्बन के कितने एलोट्रोप होते हैं, 3 एलोट्रोप होते हैं। कई बार एग्जाम में ये भी आता है कार्बन के अपर रूप कितने हैं, एलोट्रोप कितने हैं। अपर रूप का मतलब होता है कार्बन के छोटे छोटे रूप। छोटे छोटे रूप का मतलब सब में कार्बन मिलेगा। कार्बन के रूप हो गए, डायमंड हो गया पहला, ग्रेफाइट हो गया और फुलरिन हो गया। डीजीएफ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डीजीएफ। डायमंड, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, तीन हो गई है और तीनों में क्या है, कार्बन है। डीजीएफ में ध्यान से सुनो, डायमंड क्या होता है, कुचालक, बिजली नहीं गुजरती। ग्रेफाइट में बिजली गुजरती है और फुलरिन में बिजली गुजर भी सकती है और नहीं भी। तो इसका आंसर आएगा ग्रेफाइट। क्लियर होगी बातें। लेड नहीं आएगा और कार्बन नहीं आएगा और माइका नहीं आएगा। ध्यान से सुनो, लेड का सिंबल पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार। लेड का सिंबल होता है पीबी। क्या होता है, पीबी। लेड होता है शीशा और यह एक धातु है लेकिन इसमें बिजली नहीं गुजरती। मेटल है, यह एक है और इसमें बिजली नहीं गुजरती। यह एक अपवाद है मेटल नॉन मेटल का। कार्बन, कार्बन का सिंबल सी मैंने बता दिया। माइका होता है अबरख। क्या बोलते हैं, अबरख, सुना भी होगा आपने। ये जो आपने विद्युत प्रेस देखी होगी, विद्युत प्रेस जो कपड़ों, इस्त्री की बात कर रहा हूँ, कपड़ों के ऊपर जो कपड़ों के ऊपर इलेक्ट्रिक प्रेस यूज करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके नीचे एक पतरा होता है, वो अबरख का बना होता है, माइका का। याद रखना, माइका अबरख का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म इज ए डिजीज। दाद कैसा रोग है, दाद कैसा रोग है, आपको आंसर बताना है। दाद क्या है, त्वचा रोग है, सीधी बात है, त्वचा रोग है। एक फंगल इन्फेक्शन है, आंसर आएगा फंगल इन्फेक्शन। अब फंगल को हिंदी में बोलते हैं कवक। क्या बोलते हैं, कवक या फफूंदी। वायरल होता है विषाणु, प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ बैक्टीरिया होता है, जीवाणु। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सारी। तो इसका राइट आंसर आएगा फंगल डिजीज कौन सा होता है, दाद। जितने भी क्वेश्चन थे वो करेक्ट गुरु चैनल पे बता दिए आपको। उम्मीद आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट वगैरह करें। और इस चैनल की, इस चैनल की नहीं, इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। इस चैनल जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो हर एग्जाम में आए हुए हैं। हमारे चैनल को